बिहारी डिटेक्टिव यूनिवर्स सीजन 1 एपिसोड 6 भितरघात। गाड़ी पटना की तरफ लौटते हुए पूरे रास्ते एक अजीब सी खामोशी में डूबी रही। राजू, जो हमेशा किसी न किसी बात पर हंसी मजाक करता रहता था, आज पूरी तरह चुप था। उसकी आंखें बार बार गाड़ी के शीशों से बाहर सड़क किनारे खड़े हर आदमी पर टिक जाती, जैसे अब हर परछाई में उसे कोई खतरा दिखने लगा हो। अभय भी अपने ही ख्यालों में डूबा था। उसका दिमाग बार बार उसी सवाल पर लौट आता, किसने बताया, कैसे बताया और कितनी जल्दी। बोरिंग रोड के उस दफ्तर में पहुंचकर नीचे उस गुप्त कमरे में मीरा किशोर एक स्क्रीन के सामने बैठी कुछ देख रही थी। जब अभय और राजू अंदर आए, उनके चेहरे देखते ही मीरा की उंगलियां की बोर्ड पर रुक गईं। उनकी नजरें दोनों पर टिक गईं। क्या हुआ, उन्होंने पूछा। आवाज में तुरंत सतर्कता आ गई। नंदू सेठ मर चुका है, अभय ने सीधे कहा। कोई भूमिका बनाए बिना कल रात नहर में डूबा हुआ मिला। पुलिस बोल रही है नशे में गिर गया, पर मंडी वाले कह रहे हैं वो आदमी कभी नशा नहीं करता था। वह रुका, अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए, और नहर के किनारे एक खंभे पर वही निशान मिला। गोल घेरे में धान की बाली, बिल्कुल ताजा बनाया हुआ। मीरा का चेहरा एक पल के लिए बिल्कुल सपाट रहा, जैसे उन्होंने अपने भीतर की हर प्रतिक्रिया को जबरन रोक लिया हो। फिर उन्होंने धीरे से कहा, बैठिए। दोनों, अभय और राजू मेज के पास बैठ गए। दोनों की आंखों में एक ही सवाल था। अभय ने वह बात कही जो पूरे रास्ते उसके गले में अटकी रही थी। मीरा जी, हमें कल दोपहर नंदू सेठ का नाम पता चला, राजू के एक पुराने संपर्क से। हम कल शाम मंडी गए, बस देखा, कोई बात नहीं की उससे, और कल रात ही उसे मार दिया गया। इतनी जल्दी, इतनी सफाई से, यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। आपका मतलब है हमारे बीच कोई है? मीरा ने कहा, बिना किसी हिचक के, जैसे यह सवाल उन्होंने खुद से भी पहले ही पूछ लिया हो। मुझे यही डर लग रहा है, अभय ने कहा। मीरा कुछ देर चुप रही, अपनी उंगलियों को मेज पर धीरे धीरे थपथपाते हुए, जैसे किसी पुराने दबे हुए दर्द को छूने से पहले संभल रही हूं। मैं ये इनकार नहीं करूंगी कि यह मुमकिन है, आखिर उन्होंने कहा। पर मैं आपसे एक बात कहूंगी अभय जी, जो शायद आपको अभी अच्छी न लगे। हर बार जब कुछ गलत होता है, यह मान लेना कि किसी ने भीतर से धोखा दिया है, यह सबसे आसान रास्ता है, पर हमेशा सही नहीं होता। और यह रास्ता एक टीम को अंदर से खोखला कर देता है, दुश्मन से भी ज्यादा तेजी से, क्योंकि तब हर आदमी हर दूसरे आदमी पर शक करने लगता है। तो आपके पास क्या दूसरी वजह है? अभय ने पूछा। उसकी आवाज में हल्की तल्खी थी, हालांकि वह जानता था कि मीरा की बात में वजन है। सोचिए, मीरा ने कहा। आप और राजू कल शाम उस मंडी में कई घंटे बैठे रहे, नंदू सेठ को देखते हुए। एक आदमी जो बरसों से इस काले धंधे में है, वह अपने आसपास अजनबी चेहरों को पहचानने में माहिर होता है, खासकर वो जो लंबे वक्त तक एक ही जगह बैठे रहे, बिना कुछ खरीदे बेचे। हो सकता है नंदू सेठ ने खुद ही आप दोनों को नोट कर लिया हो, घबरा गया हो, और अपने ऊपर वालों को फोन करके बता दिया हो कि कोई मुझ पर नजर रखे हुए है, और फिर उसके ऊपर वालों ने बजाय यह पता करने के कि आप कौन हैं, सीधा सबसे आसान रास्ता चुना। नंदू सेठ को हमेशा के लिए चुप करा दिया, ताकि कोई सुराग ही न बचे। यह किसी लीक की वजह से नहीं, यह सिर्फ इस बात की वजह से हो सकता है कि यह लोग कितने बेरहम हैं, कितनी आसानी से अपने ही आदमी को मिटा देते हैं। राजू ने धीरे से सिर हिलाया। यह सुनकर उसके चेहरे पर हल्की राहत आई। यह भी हो सकता है भाई, हम तो पूरे 3 घंटे वहां बैठे रहे, कोई भी शक कर सकता था। अभय ने कुछ देर इस बात पर सोचा। उसका दिमाग इस नई थ्योरी को अपनी पुरानी थ्योरी के साथ तौलता रहा। यह मुमकिन है, उसने आखिर कहा, पर इससे यह खतरा कम नहीं होता कि हमारे बीच कोई हो। मीरा जी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप या राजू पर मुझे शक है, पर आपकी टीम में और भी लोग होंगे ना, कोई हैंडलर, कोई सहायक जो हमारी हर हरकत के बारे में जानता हो। मोहन ठेकेदार, जिसने मुझे रात की पाली में घुसाया था, उसे कितना पता था? मीरा की आंखों में एक पल के लिए कुछ चमका, शायद यह मानते हुए कि यह सवाल जायज था। मोहन को सिर्फ इतना पता था कि एक नया मजदूर चाहिए रात की पाली के लिए, बलराम नाम से। उसे नहीं पता था कि आप कौन हैं, न यह पता था कि हम किस चीज की जांच कर रहे हैं। मोहन बरसों से हमारे साथ है, उसने कभी हमें धोखा नहीं दिया। पर वह रुकी, अपनी आवाज में एक भारीपन लाते हुए। आप सही कह रहे हैं कि यह जांच करनी होगी, हर उस आदमी की
जो हमारे किसी भी ऑपरेशन के बारे में कुछ भी जानता है, चाहे वह कितना भी छोटा हिस्सा क्यों ना हो। मैं यह काम शुरू कर दूंगी, चुपचाप, बिना किसी को बताए कि हम जांच कर रहे हैं। पर अभी के लिए हमें दोनों संभावनाओं के साथ काम करना होगा, सतर्क रहना होगा, पर एक दूसरे पर अंधा शक भी नहीं करना। अभय ने सिर हिलाया, हालांकि उसके भीतर वह बेचैनी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और वह चुप्पा आदमी जो अभय को पहली बार यहां लाया था अंदर आया। उसका चेहरा तना हुआ। मैडम, विक्रांत सर आए हैं, ऊपर दफ्तर में, कह रहे हैं अभी मिलना है, जरूरी है। मीरा की भौहें सिकुड़ गईं। उन्होंने एक गहरी सांस ली, जैसे किसी थकाने वाली लड़ाई के लिए खुद को तैयार कर रही हो। ठीक है, मैं जाती हूं। मैं भी चलूं? अभय ने पूछा। मीरा ने एक पल सोचा, फिर सिर हिलाया। आइए, शायद अच्छा हो कि वह आपको भी देख ले, समझ ले कि हम कौन लोगों के साथ काम कर रहे हैं। बस बोलिएगा कम, मैं संभाल लूंगी बातचीत। ऊपर के दफ्तर में, जो बाहर से श्रीराम ट्रेडिंग कंपनी का मुखौटा था, एक आदमी खड़ा था, 45 के आसपास, बाल करीने से कटे हुए, कपड़े बेहद व्यवस्थित, हर बटन अपनी जगह पर, हर सिलवट इस्त्री की हुई। उसकी आंखों में एक ठंडी, अनुशासित नाराजगी थी। मीरा जी, उसने कहा, आवाज में औपचारिकता के पीछे छुपा तीखापन। कल रात रक्सौल बॉर्डर के पास गोलियां चली, एक ट्रक नाले में गिरा मिला, 2 आदमी बंधे हुए मिले, बेहोश। और आज सुबह पटना की अनाज मंडी के एक जाने पहचाने बिचौलिए की लाश नहर में मिलती है। ये तीनों घटनाएं इतने कम वक्त में, इतने पास पास, आप मुझसे ये उम्मीद करती हैं कि मैं यकीन कर लूं कि इसका आपसे कोई लेना देना नहीं। मैंने कभी नहीं कहा कि कोई लेना देना नहीं है, विक्रांत जी, मीरा ने कहा। उसकी आवाज बिल्कुल स्थिर थी। मैंने कहा था कि हमारी तरफ से कोई आधिकारिक ऑपरेशन नहीं चल रहा था, और यह सच है, आधिकारिक नहीं, विक्रांत ने व्यंग्य से कहा। यही तो समस्या है आपके तरीके से मीरा जी। आप और आपकी ये जो भी है, ये ऑफ बुक यूनिट, आप जब चाहें कुछ भी कर सकती हैं, और अगर कुछ गलत हो जाए तो किसी की जवाबदेही नहीं। 7 बच्चे कल रात बचाए गए, ये अच्छी बात है, कोई इनकार नहीं करेगा। पर एक आदमी मरा है, एक ट्रक ड्राइवर और गार्ड घायल हैं, और अगर कल यह पूरी बात मीडिया तक पहुंच गई बिना किसी सरकारी संस्था के नाम के, तो सवाल उठेंगे, किसने किया यह, किस अधिकार से, किस कानून के तहत। अभय, जो अब तक चुप खड़ा था, नहीं रुक पाया। और अगर हम इंतजार करते आपके कानून के तहत किसी कदम का, उसने कहा, आवाज में दबा हुआ गुस्सा, तो वो 7 बच्चे आज कहां होते, ये आप बता सकते हैं? विक्रांत ने अभय की तरफ पहली बार पूरी तरह देखा। उसकी नजरों में एक परखने वाली सख्ती थी। और आप कौन हैं? अभय रंजन, मीरा ने बीच में कहा, पूर्व दरोगा, अब हमारी टीम का हिस्सा। विक्रांत की भौहें हल्की सी उठी, जैसे उसने यह नाम कहीं सुना हो। प्रकाश यादव वाला केस, उसने कहा धीरे से। आप वही हैं ना? अभय का जबड़ा भींच गया। हां। दिलचस्प, विक्रांत ने कहा। उसकी आवाज में अब कुछ और था, हल्का सा सम्मान, दबा हुआ। मैंने सुना था वह केस कैसे बंद हुआ था। किसी ने सही काम किया और सजा उसे मिली। वह रुका, फिर अपनी आवाज फिर से सख्त कर ली। पर यह इस बात को नहीं बदलता कि नियम कायदे किसी वजह से बनाए जाते हैं। बिना जवाबदेही के काम करना, चाहे नीयत कितनी भी अच्छी हो, आखिर में हमेशा किसी बड़े नुकसान की तरफ ले जाता है। मैंने अपने करियर में यह कई बार देखा है, और मैंने देखा है कि जवाबदेही की आड़ में सच को कैसे दबाया जाता है। अभय ने कहा, जैसे कल एक इंस्पेक्टर दुबे ने एक कत्ल को डूबने से मौत लिखकर बंद कर दिया। सिर्फ ऊपर से एक फोन आने पर एक भारी खामोशी छा गई। विक्रांत की आंखों में कुछ हिला, जैसे यह बात उसे भी परेशान कर गई हो, पर उसने अपने चेहरे पर वह सख्ती बरकरार रखी। अगर यह सच है, उसने आखिर धीरे से कहा, तो यह जांच का विषय है और मैं इसे देखूंगा। पर इसका मतलब यह नहीं कि हर कोई अपने तरीके से इंसाफ करना शुरू कर दे। मिस्टर रंजन, यह रास्ता कहीं और भी ले जा सकता है, ऐसी जगह जहां से वापसी मुश्किल हो। मीरा ने बात को संभालते हुए आगे बढ़ी। विक्रांत जी, मैं समझती हूं आपकी चिंता। मैं यह वादा करती हूं कि जो कुछ भी हमें मिलेगा, हम आपकी एजेंसी को सही वक्त पर सही तरीके से साझा करेंगे। पर अभी हमें थोड़ा वक्त चाहिए, बिना किसी दखल के। यह नेटवर्क बहुत गहरा है, और अगर आपकी तरफ से आधिकारिक जांच शुरू हुई तो वो लोग और सतर्क हो जाएंगे। हो सकता है असली सुराग हमेशा के लिए खो जाए। विक्रांत ने कुछ देर मीरा को देखा। उसकी आंखों में एक अंदरूनी जंग साफ झलक रही थी।
नियमों के प्रति उसकी वफादारी और सामने खड़े नतीजों के बीच 1 हफ्ता। उसने आखिर कहा, मैं 1 हफ्ते तक कोई आधिकारिक कदम नहीं उठाऊंगा, पर उसके बाद अगर मुझे कुछ ठोस नहीं मिलता आपकी तरफ से तो मैं अपने ऊपर वालों को पूरी बात बताने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। यह मेरी नौकरी का सवाल है मीरा जी, कृपया समझिए। समझती हूं, मीरा ने कहा। विक्रांत जाने के लिए मुड़ा, फिर रुका, अभय की तरफ देखते हुए। मिस्टर रंजन, एक सलाह, जो आदमी सिस्टम से टूटा है वह अक्सर यह भूल जाता है कि सिस्टम पूरी तरह बुरा नहीं होता, सिर्फ धीमा होता है। धीमापन और बुराई एक चीज नहीं है। यह कहकर वह चला गया। उसके कदमों की आवाज सीढ़ियों में गूंजती हुई दूर होती गई। अभय कुछ देर चुप खड़ा रहा। वह आखिरी बात उसके भीतर कहीं गूंजती रही, अनचाहे ही। मीरा ने उसकी तरफ देखा। उनके होंठों पर एक हल्की थकी हुई मुस्कान थी। वह गलत आदमी नहीं है, उन्होंने कहा, बस दूसरी तरफ खड़ा है। कभी कभी यही सबसे मुश्किल दुश्मन होता है, वह जो गलत नहीं, बस अलग है। नीचे वापस लौटते हुए अभय ने अपना फोन निकाला, यह देखने के लिए कि पूजा का कोई मैसेज तो नहीं आया। एक अजीब सी अपराध बोध भरी आदत जो उसे हर कुछ घंटों में सताती थी। कोई मैसेज नहीं था, पर उसने एक छोटा सा मैसेज टाइप किया, व्यस्त हूं, शाम को बात करूंगा। भेजने से पहले उसने उसे 2 बार पढ़ा, यह सोचते हुए कि झूठ की परतें अब कितनी गहरी होती जा रही थीं। नीचे कमरे में पहुंचते ही मीरा का फोन बजा। उन्होंने स्क्रीन देखी, नंबर पहचाना, चेहरे पर राहत आई। ये मास्टर श्याम बिहारी हैं, उन्होंने कहा फोन उठाते हुए। हां जी, बोलिए। कुछ पल की खामोशी के बाद मीरा का चेहरा बदलने लगा। राहत की जगह तनाव ने ले ली। क्या? कब से? उन्होंने पूछा। आवाज में अब चिंता साफ झलक रही थी। कितने लोग थे? ठीक है, दरवाजा मत खोलिएगा किसी के लिए, हम अभी निकल रहे हैं। फोन काटकर मीरा ने अभय और राजू की तरफ देखा। उनका चेहरा पहली बार उतना ही डरा हुआ लगा जितना किसी आम इंसान का लगता। स्कूल के बाहर 2 अनजान आदमी घूमते देखे गए हैं पिछले 1 घंटे से, उन्होंने कहा। गांव वालों से पूछ रहे थे कि क्या कोई बाहरी लोग हाल में स्कूल में आए गए हैं। कोई बच्चों का जिक्र कर रहे थे। मास्टर जी ने दरवाजा बंद कर लिया है, पर वो लोग जानते हैं सुनैना वहीं है। अभय ने वाक्य पूरा किया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। राजू का चेहरा सफेद पड़ गया। भाई, अगर उन्होंने सुनैना को ढूंढ लिया, वो अकेली गवाह है, वो लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मीरा पहले ही अपनी गाड़ी की चाबी उठा चुकी थी। उनकी हरकतों में अब कोई देरी नहीं थी। अभी चलो दोनों, जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंचना है। तीनों बाहर की तरफ भागे, गाड़ी में बैठते हुए, इंजन स्टार्ट करते हुए। सड़क पर निकलते ही मीरा ने एक्सेलरेटर पूरा दबा दिया। गाड़ी तेजी से बदलापुर की तरफ बढ़ने लगी और रास्ते भर अभय के दिमाग में सिर्फ एक बात घूमती रही, वह वादा जो उसने सुनैना से किया था कि वह उन्हें पकड़वाएगा, कि वह उसे सुरक्षित रखेगा। अगर यह वादा टूट गया, अगर वह बच्ची इस वजह से मारी गई क्योंकि उसने अभय पर भरोसा किया था, तो यह बोझ शायद प्रकाश यादव वाले पुराने जख्म से भी भारी हो जाता। गाड़ी बदलापुर के करीब पहुंची ही थी कि दूर स्कूल की दिशा से आसमान में धुएं का एक हल्का काला बादल उठता दिखाई दिया और उसी पल मीरा के फोन की घंटी फिर से बजी। इतनी तेज और इतनी अचानक कि तीनों का दिल एक साथ धक से रह गया।